नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 74 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। निशानेबाज जसपाल राणा को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान देहरादून निवासी विशेष भृगुवंशी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। मंत्रालय ने राज्यों को जीएसटी के मुआवजे के विकल्पों के संबंध में जारी किया स्पष्टीकरण। संसद के कानूनी नियमों के तहत केवल सेस फंड के जरिए ही अदा किया जाएगा मुआवजा। राज्यों को रियायती दरों पर उधार दिलवाने में मदद करेगा केंद्र। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस और सख्त। प्रदेश में अब तक 2,47,251 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मास्क न पहनने पर कार्रवाई। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चंपावत ने सोच पोर्टल किया तैयार। पोर्टल के जरिए आम आदमी डिजिटल माध्यम से अपनी समस्याओं को करा सकेगा दर्ज। 10 दिनों के भीतर होगा समस्याओं का समाधान। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने आज राज्यों को जीएसटी के मुआवजे के विकल्पों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया गया है कि संसद के कानूनी नियमों के तहत ये मुआवजा केवल सेस फंड के जरिए ही अदा किया जा सकता है। जीएसटी एक्ट के अनुभाग 7 के अनुसार ये सेस फंड 5 साल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। पत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि मुआवजे में मौजूदा कमी को पूरा करने हेतु उधार लेने के लिए राज्य केंद्र की तुलना में बेहतर स्थिति में है। पत्र में ये भी बताया गया है कि केंद्र राज्यों को रियायती दरों पर उधार दिलवाने में मदद करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों की ऋण की दरों में 0.5% तक मदद करेगी। इस उधारी को वित्त मंत्रालय द्वारा पहले से निर्धारित किसी भी तय सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सालाना राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें से 5 को राजीव गांधी खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये पहला मौका था जब ये पुरस्कार वर्चुअली प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत पर विपरीत असर पड़ा है। भारत में भी इससे खेल की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि खिलाड़ी और कोच ऑनलाइन कोचिंग तथा वेबिनार के जरिए संपर्क में हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है और भारत निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। वहीं उत्तराखंड से राष्ट्रीय खेल दिवस पर गोल्डन बॉय के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशानेबाजी प्रशिक्षक, आपने अनेक उत्कृष्ट निशानेबाजों को प्रशिक्षित कर राष्ट्र को समर्पित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त कर विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम अंकित किया है, जिनमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीश, अर्जुन चीमा अग्रणी हैं। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जसपाल राणा। वहीं भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान देहरादून निवासी विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले सीमांत जनपद चमोली ने खेलों की दुनिया में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी कई स्तर पर रोशन किया है। गांव में खेल का मैदान और कोच की सुविधा न होने के बावजूद खेत, पगडंडी और सड़कों पर दौड़कर यहां से कई नौजवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने समय समय पर इन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आज कोरोना संकट के बीच भी ये खिलाड़ी अपना अभ्यास जारी रख रहे हैं। रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर वॉक रेस में 13वां स्थान
स्थान पाने वाले उत्तराखंड पुलिस के जवान मनीष रावत भी गोपेश्वर के खेल मैदान में प्रशिक्षण ले रहे हैं और आगामी ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं 2016 ओलंपिक खेला था, 13वां स्थान प्राप्त किया था। 2018 में कॉमनवेल्थ में 6वां स्थान किया था और एशियन गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं गोपेश्वर जहाँ पे मैं स्कूली शिक्षा प्राप्त किया हूँ वहीं पे अपनी ओलंपिक की तैयारी के लिए आया हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मैं नीचे अपने आप को सेफ नहीं समझता हूँ और डीजीपी साहब अशोक कुमार साहब ने मुझे यहाँ पे तैयारी के लिए भेजा है। वहीं एथलीट मानसी भी गोपेश्वर में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण वो देहरादून में प्रशिक्षण नहीं ले पा रही हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद वो एक बार फिर पूर्ण रूप से आने वाले मुकाबलों की तैयारियों में जुट जाएंगी। मैं आगे की तैयारी, नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी मेरे द्वारा जारी रहेगी। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग अपने पुराने स्टेडियम गोपेश्वर में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में इस अनुसर के अंडर वापस आगे की तैयारी के लिए जाऊंगी। पौड़ी गढ़वाल के जयहरीखाल ब्लॉक के गांव मेरुड़ा की रहने वाली अंकिता ध्यानी ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। अंकिता का कहना है कि कक्षा 8 से उन्होंने फौज के लिए दौड़ की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ ही दौड़ने की तैयारी शुरू की। इसमें उसके परिवार के सदस्यों ने उनका पूरा सहयोग किया। आज अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर 10 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। गांव में ऐसा होता था ना, गांव में होता है कि लड़की है कहाँ भेजे इसे आगे, लड़की है, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे सपोर्ट किया है कि तू कर सकती है, तू बहुत अच्छा कर सकती है और मुझे कहीं रोका तक नहीं। मुझे उम्मीद है अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस और मुझे ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ज़रूर एक दिन ओलंपिक खेलूँगी। अंकिता के चचेरे भाई अमन कहते हैं कि वो बचपन से बेहद फुर्तीली है। उनके भाई को विश्वास है कि एक दिन वो ओलंपिक के लिए जरूर प्रतिभा करेगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और नहीं था, मतलब सोचा नहीं था कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचेगी, मतलब नेशनल खेल के आएगी और गोल्ड लाएगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि खुद बंशीधर भगत ने ट्वीट के जरिए दी। उधर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के संपर्क में आने वाले तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने जानकारी दी कि भाजपा प्रदेश कार्यालय को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान कार्यालय में सैनिटाइजेशन होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय को कोरोना से बचाव की दृष्टि से 2 दिन के लिए बंद किया गया है और इन 2 दिनों में कार्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। आज शनिवार और कल रविवार को कार्यालय बंद रहने वाला है और सोमवार को सैनिटाइजेशन काम पूरा होने के पश्चात कार्यालय को दोबारा खोला जाएगा। बंशीधर भगत से संपर्क में आने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट कराने और रिपोर्ट मिलने तक वो घर पर ही रहेंगे। जानकारी मिली है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और चूंकि परसों मेरे से मिलने यहाँ मेरे शासकीय आवास पे आए भी थे, तो मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं अभी कुछ दिन तक, जब तक मैं अपना टेस्ट नहीं करा लेता, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा हूँ और मैं जितने भी मेरे आगामी कार्यक्रम हैं, बैठकें हैं, अन्य जो भी कार्यक्रम हैं, उनको स्थगित कर रहा हूँ।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग कोरोना को लेकर सतर्क होने के बजाय मनमानी कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। ये लापरवाही संक्रमण के लिहाज से कभी भी घातक साबित हो सकती है। इसलिए पुलिस ने अब मास्क न पहनने वालों पर शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। 28 अगस्त तक प्रदेश में 2,47,251 से अधिक लोगों का मास्क न पहनने के कारण चालान किया जा चुका था। वहीं क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 932 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 35,986 लोगों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 211 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 4,721 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस दौरान पुलिस विभाग को 12 करोड़ 52 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। उधर कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क के साथ साथ शारीरिक दूरी का पालन करना और समय समय पर हाथ धोना या सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं वो खुद के साथ ही दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि स्वास्थ्य तंत्र की जो हाइजीन है, हाथों की हाइजीन यानी हैंड हाइजीन है, इसका पूर्ण तरह से पालन होना चाहिए। और जो मास्क का कल्चर है और एक हाथ धोने का कल्चर है, जो हमारा पुरानी संस्कृति थी कि जूते बाहर रखो, हाथ पर धो के ही घर के अंदर आओ, ये लगता है हम उसी दौर में फिर जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 588 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17,865 हो गई है, जबकि 5,440 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 239 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चंपावत जिले के लोगों को अब अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र चंपावत ने सोच पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके जरिए अब आम लोग डिजिटल माध्यम से अपनी विभिन्न समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, इसके लिए खासतौर पर इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। कोविड के दौर में जहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, कार्यालयों में भीड़ भी न हो, और दूसरा पब्लिक को अपने घर बैठे ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जो है अपनी शिकायतों का निस्तारण करने का उद्देश्य पूरा हो सके। इसमें एक अच्छी बात ये रखी गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो उस व्यक्ति को और जो विभाग है उसको SMS जाएगा, निस्तारण होगा तो उस समय भी उसको जो है SMS जाएगा। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नेटवर्क इंजीनियर और सोच डेवलपर चंपक जोशी ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट nic.champawat.in में अपनी शिकायत के साथ संबंधित विभाग का चयन कर शिकायत पंजीकृत करानी होगी। पंजीकरण के बाद शिकायतकर्ता को SMS के माध्यम से शिकायत संख्या प्राप्त हो जाएगी और जिलाधिकारी व संबंधित विभाग को भी SMS चला जाएगा। उनसे एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी उनका सॉल्यूशन डिपार्टमेंट करेगा उसके लिए भी उनको समय समय पर SMS मिलता रहेगा, उनको रिस्पांस मिलता रहेगा। और 18 अगस्त 2018 से हमने इसको स्टार्ट किया था और अभी रिसेंटली इसमें सब चेंजेस करने के बाद कुछ हमें कंप्लेंट अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिनका समय समय पर निस्तारण भी किया जा रहा है। आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम प्रमुख रामेंद्र सिंह का आज सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 53 वर्षीय रामेंद्र सिंह हरिद्वार में निवासरत थे। कोरोना काल में एक वॉरियर की तरह उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनके कार्यकाल में आकाशवाणी देहरादून ने कई बुलंदियों को छुआ और राजस्व में वृद्धि भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।